हे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग अब से अपने इस वीडियो के थ्रू एक नया एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं। JIIB CAIIB ये जो एग्जाम होते हैं, अगर आप लोग बैंकिंग से रिलेटेड में हैं, बैंकिंग से रिलेटेड आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आपको इसका आइडिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम का प्रिपरेशन करते रह जाते हैं, कई बार अटेम्प्ट देते हैं लेकिन होता नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ के थ्रू CAIIB को पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, CAIIB, उसके बाद फिर हम लोग JIIB को करेंगे। तो CAIIB का जो BFM का जो पार्ट होता है, BFM, इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ABM, BFM और तीसरा आप रिटेल ले सकते हैं। उसके अलावा 3-4 अभी और ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, आप लोग कोई भी एक चैप्टर को ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम लोग रिटेल को भी फोकस करके चलेंगे हमारे आने वाले वीडियोज़ में। तो अभी हम लोग अपने इस वीडियो में बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट BFM का मॉड्यूल A यूनिट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे इस पूरे के पूरे चैप्टर का, इस पूरे के पूरे जो ये सब्जेक्ट है, इसका हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करके उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस सब कुछ करके साथ में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक्स क्या क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले हम लोग अपने इस वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड पॉइंट्स को कवर करेंगे। फिर पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन इंडियन फॉरेक्स मार्केट, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बैंकिंग होते हैं, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑथराइज डीलर्स होते हैं, उसको कवर करेंगे। उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्या होता है और उसके साथ में फॉरवर्ड मार्जिन क्या होते हैं। तो देखिए, ये फॉरवर्ड मार्जिन जो प्रीमियम और डिस्काउंट होते हैं और ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोटेशंस है, ये हम लोग कोशिश करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन उसके पहले हमारा जो ये वीडियो है, उस वीडियो में हम लोग ऊपर के सारे पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोग एक्सचेंज रेट के बारे में कोशिश करेंगे हर एक चीज को जानने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, तो इसमें पहला है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज एक्चुअली होता क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। मैं कोशिश करता हूं अपने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, पढ़ना बहुत कुछ है। तो आप कोशिश कीजिए कि इन सभी चीजों को अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा फास्ट हूं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज इज डिफाइंड इन FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इस वर्ष को याद रखिएगा, 1999 में ये जो FEMA एक्ट था वो आया था, लेकिन एक्चुअली में जब ये इफेक्टिव हुआ था तो वो 1 जून 2000 से ये इफेक्टिव हुआ था। ठीक है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज है ये डिफाइन किया गया है FEMA एक्ट के अंदर में, FEMA 1999 के अंदर में, और ये इफेक्टिव हुआ था 1 जून 2000 में। एंड मीन्स ऑल डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंस। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि हर वो डिपॉजिट, क्रेडिट्स, बैलेंस पेमेंट, बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में जो बैलेंस पेबल होता है, एनी ड्राफ्ट, कोई भी जो ड्राफ्ट होता है ना, डिमांड ड्राफ्ट या फिर ट्रैवलर्स चेक, जो ट्रैवलर्स चेक इशू किए जाते हैं बैंक के द्वारा। अगर कोई इंसान अगर कोई बाहर जा रहे हैं किसी काम से या घूमने फिरने के लिए, तो वो ट्रैवलर्स चेक लेके जा सकते हैं। LCs, Bs, एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन NRI, आपको ध्यान देना है कि जो एंड ड्रॉन इन INR, ये INR में, इंडियन रुपी में इसको ड्रॉन होगा, ये सभी चीज इंडियन रुपी में ड्रॉन होंगे। लेकिन पेबल इन फॉरेन करेंसी, इन सभी का जो पेमेंट होना है वो फॉरेन करेंसी में होना है। ऐसे कोई भी पार्ट हो, ऐसे कोई भी डिपॉजिट्स हो, क्रेडिट्स हो, जो भी पेबल हो, वो सभी के सभी फॉरेन एक्सचेंज में आते हैं। ठीक है, वो सभी के सभी फॉरेन एक्सचेंज में आते हैं। अभी फॉरेक्स मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन करेंसी ऑफ ए कंट्री टू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। फॉरेक्स मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ये प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है एक करेंसी, किसी एक कंट्री का जो है, उसको दूसरे करेंसी से जो दूसरे कंट्री का है। आप समझ रहे हैं, फॉरेक्स का मतलब होता है, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है कि एक कंट्री के एक करेंसी को कन्वर्ट करना दूसरे कंट्री के दूसरे करेंसी से, इसी को फॉरेक्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेक्स मार्केट एंड इट्स प्लेयर्स। अभी जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो एक अपने आप में काफी विशाल मार्केट है ये, और उसमें कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, कौन कौन से फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं, प्लेयर्स कौन कौन से। फॉरेक्स मार्केट्स लाइक अदर फाइनेंशियल मार्केट इज एन इनविजिबल, जैसा आपको पता है कि ये एक इनविजिबल मार्केट होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये मार्केट काफी ज्यादा फैला हुआ है हर कंट्री में, मतलब लगभग सारे कंट्री से आपको इन्वॉल्व दिखेंगे। कम्युनिकेशन बेस्ड मार्केट अक्रॉस द ग्लोब, कम्युनिकेशन बेस्ड मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट जो ट्रांजैक्शन चलता है ये कम्युनिकेशन पे चलता है, स्विफ्ट के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते हैं, आए जाते हैं। तो कम्युनिकेशन बेस्ड मार्केट अक्रॉस द ग्लोब एंड रिमेन्स ऑपरेटिव फ्रॉम मंडे टू फ्राइडेज, ये पूरे के पूरे मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ऑपरेटिव रहते हैं। ठीक है,
राउंड द क्लॉक बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ग्लोबल टाइम जोन्स। अभी देखिए जो दुनिया में जितने भी कंट्रीज है, बहुत सारे कंट्री में सब में अलग अलग टाइम जोन्स चलता है। अभी टाइम जोन्स को इसी के लिए बनाया गया है ताकि हर कंट्री का जो टाइम रहे उसके हिसाब से मैच करे, नहीं तो हर कंट्री अपना अलग अलग टाइम लेके चलेगा, वो कभी आपस में मैच नहीं करेंगे। तो इसी के लिए डिफरेंट टाइम जोन्स को मैच कराने के लिए ये राउंड द क्लॉक चलता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक काम करता रहता है। अभी हम लोग देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट एंड इट्स प्लेयर, ठीक है। द मार्केट साइज इज मोर देन 5.1 ट्रिलियन। आप समझ रहे हो कि 5.1 ट्रिलियन से ज़्यादा बड़ा ये फॉरेक्स ये मार्केट है, तो ये कितना विशाल मार्केट है। ये इक्विवेलेंट 5.10 ट्रिलियन डॉलर, जो ये डेली इतना अमाउंट का इसमें ट्रांजेक्शंस होता है। आप समझ सकते हो कि 5.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अगर डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है तो मार्केट का साइज कितना बड़ा होगा। आउट ऑफ these hardly 2 to 3% are considered as merchant forex business। इसमें अगर देखा जाए तो 2 से 3% ही हार्डली ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि एक्चुअली में मर्चेंट उसमें फॉरेक्स बिजनेस करता है। बाकी जो बच गए 97 से 98% वो केवल और केवल इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही होता है, केवल और केवल इन्वेस्टमेंट पर्पस, जो एफडीआई के फॉर्म में होते हैं, एफआईआईस के फॉर्म में होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इंडियन फॉरेक्स मार्केट साइज इज अराउंड 34 बिलियन यूएसडी पर डे। तो इंडिया का भी जो फॉरेक्स मार्केट है वो छोटा मोटा नहीं है। आप समझ रहे हो कि एक दिन में 34 बिलियन यूएसडी का यहाँ पर खेला चलता है, तो ये भी कितना बड़ा मार्केट हो सकता है इंडिया का, ठीक है। ये देखिए, ये सभी जो फैक्ट्स फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम देखिए, लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो सीआईबी का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर, उसमें लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आपको थ्योरी बेस्ड आए थे, और न्यूमेरिकल के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का वहां पर क्रैक नहीं हो पाया था एग्जाम। इसी के लिए थ्योरी पार्ट जो है उसको भी अच्छे से पढ़िए, जो पॉइंट्स फैक्ट्स फिगर्स जो बताए जाते हैं वो सभी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। देखिए, ये पॉइंट को समझने की जरूरत है अच्छे से। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। अभी कैपिटल अकाउंट होते क्या है वो, बट पार्शियली कन्वर्टेबल, ऑल्दो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर फुल्ली कन्वर्टेबल इन इंडिया। अभी देखिए, यहां दो पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, एक है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। होते क्या है ये, देखिए, कैपिटल अकाउंट वैसे अकाउंट होते हैं जब भी किसी में लेन देन होता है, किसी कंट्रीज के बीच में लेन देन होता है, वो जैसे मान लीजिए कि कोई कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कभी कोई लोन लिया जा रहा है, कोई ग्रांट्स दिया जा रहा है, किसी कंट्री से लिया जा रहा है या किसी कंट्री को दिया जा रहा है, तो ये सभी के सभी आपके कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में ही होते हैं, ये उसी में ट्रांजेक्शन्स होते हैं कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जब कभी एक्चुअली जो ट्रेडिंग होता है, जो खरीद बिक्री किसी चीज का होता है एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में, तो वो सारे के सारे जो ट्रेडिंग्स होते हैं वो आपके करंट अकाउंट में होते हैं। तो करंट अकाउंट आप ऐसा देखोगे कि वो सालों भर इस तरह से चलता रहता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट वो आपको कभी कभी इस तरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। इसका मतलब कि अगर आप सपोज करो कि आपके पास में रुपया है, आप रुपये को डॉलर से आप इसको एक्सचेंज करना चाहते हो, तो अगर आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू इसको एक्सचेंज करना चाह रहे हो तो आप सारे के सारे रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसमें लिमिटेशन लगाया हुआ है, ये पार्शियली कन्वर्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ खरीद बिक्री कर रहे हो, और आप रुपये को डॉलर में या डॉलर को रुपये में आप कन्वर्ट कराना चाह रहे हो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अगर ये हो रहा है तो ये फुल्ली कन्वर्टेबल होता है। इसको ध्यान रखना है, अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो ये दोनों आपस में फुल्ली कन्वर्टेबल है। मतलब आपके पास में अगर 200 करोड़ रुपया है, आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप इजीली करा सकते हो। लेकिन जब आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आते हो, आपके पास में 200 करोड़ रुपया है, तो इस 200 में से आप अगर पूरा का पूरा कन्वर्ट करना चाहते हो डॉलर में, तो वहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाता है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये एक मेन डिफरेंस होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन फॉरेक्स मार्केट्स। अभी इंडियन फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, ये पहले आते हैं मर्चेंट्स। मर्चेंट्स कौन होते हैं, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं, हु बाय और सेल फॉरेक्स, जो फॉरेक्स को या खरीदते हैं या तो फॉरेक्स को बेचते हैं। ये इंडिविजुअल नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं, ये मर्चेंट्स होते हैं। दूसरे कौन होते हैं, मर्चेंट बैंक्स। अभी मर्चेंट बैंक्स में क्या होता है, कस्टमर्स हु बाय और सेल फॉरेक्स फ्रॉम एंड टू देयर बैंक। मतलब ऐसे मर्चेंट्स जो या तो फॉरेक्स खरीद रहे हैं या फॉरेक्स को बेच रहे हैं अपने बैंकों के द्वारा, वो होते हैं मर्चेंट बैंक्स। अभी सपोज कीजिए कि एसबीआई है, एसबीआई किसी स्टाफ के थ्रू फॉरेक्स खरीद रहा है या बेच रहा है, तो किसी स्टाफ के थ्रू नहीं, किसी कस्टमर के लिए, तो उस केस में हम एसबीआई को मर्चेंट बैंक बोलेंगे। कस्टमर्स हु बाय सेल फॉरेक्स फ्रॉम टू देयर बैंक, तो वैसे जो कस्टमर्स होते हैं वो मर्चेंट बैंक्स कहलाते हैं, ठीक है।
अभी हम लोग आगे देखते हैं और कौन होते हैं, और होते हैं इंटर बैंक पार्टिसिपेंट्स। अभी इंटर बैंक पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग बैंक, who buy sell forex from two merchant banks, because in India merchant are not allowed to participate directly in interbank market। क्योंकि इंडिया में मर्चेंट्स को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं किया गया है। इंडिया में मर्चेंट्स को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं किया गया है इंटर बैंक के लिए, ठीक है। इंटर बैंक मार्केट लाइक कैपिटल मार्केट, जैसा हमने देखा कि कैपिटल मार्केट के फॉर्म में भी लिमिटेशंस लगाए हुए हैं, तो ये हो जाते हैं इंटर बैंक पार्टिसिपेंट्स। और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि मेनली दो टाइप के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। वो दो टाइप के ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं? टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। पहला होता है मर्चेंट ट्रांजैक्शंस। मर्चेंट ट्रांजैक्शंस बिटवीन मर्चेंट एंड मर्चेंट बैंक, मतलब एक मर्चेंट है, एक मर्चेंट है और एसबीआई एक बैंक है, मर्चेंट बैंक है, तो इन दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसको मर्चेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा होता है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। इंटर बैंक ट्रांजैक्शन में बिटवीन मर्चेंट एंड ट्रेडिंग बैंक। तो यहां पर मर्चेंट एक ए है और ये ट्रेडिंग बैंक हो रहा है, मान लीजिए पीएनबी है ट्रेडिंग बैंक, तो इन दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये हो जाता है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये हमने दो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस भी देखे। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं? तो एक बार जस्ट हम लोग यहां देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स को कवर किया है। हमने फॉरेन एक्सचेंज को देखा है जो कि फेमा 1999 के अंदर में आता है, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ है 1 जून 2000 से। मेनली जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं, बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसीज होते हैं, ट्रैवलर्स चेक होते हैं, एलसीज होते हैं, ये सभी के सभी फॉरेक्स का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। और फॉरेक्स का मतलब ही होता है कि किसी एक कंट्री के एक करेंसी को कन्वर्ट कर देना दूसरे कंट्री के दूसरे करेंसी से, उसको फॉरेक्स कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये फॉरेक्स मार्केट एंड इट्स प्लेयर, कौन कौन से फॉरेक्स मार्केट मतलब कितना विशाल है ये हमने देखा। इंडिया का भी फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है, प्लस कौन कौन से उसमें प्लेयर्स हैं। अब हमने यहां पर देखा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको समझा। उसके बाद हमने पार्टिसिपेंट्स को देखा, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला यहां पे पॉइंट आता है बीओपी। बीओपी बीओपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी क्या है कि देखिए, जब भी दो कंट्री आपस में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में जो उनके करेंसीज होते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री को देता है, दूसरा कंट्री एक कंट्री को देता है। अगर ए एक कंट्री से कुछ परचेस कर रहा है, बी से कुछ परचेस कर रहा है, तो ए उसके अगेंस्ट में उसको पेमेंट करेगा। बी अगर ए से परचेस कर रहा है तो बी उसके अगेंस्ट में उसको पेमेंट करेगा। मतलब करेंसी का ट्रांजेक्शन इधर से उधर हो रहा है। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे कंट्री कभी कभी एक दूसरे कंट्री को पैसा ज़्यादा दे देते हैं या दूसरे कंट्री को पैसा टाइम पे नहीं दे पाते हैं। तो यही होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। तो अगर किसी कंट्री का सरप्लस चल रहा है, बीओपी सरप्लस का मतलब ज़्यादा है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट वो उसके फेवर में है, ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसका जो करेंसी है वो स्ट्रांगर है। और अगर उस कंट्री का जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो डेफिसिट में है, मतलब उसके पास में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है उसको पे करने के लिए दूसरे कंट्री को, इसका मतलब कि उसका जो करेंसी है वो वीक है। यहां याद रखिए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं वो एक्सचेंज रेट को बहुत हद तक हैम्पर करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने एक पॉइंट देखा। दूसरा क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जो जीडीपी होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट इंक्रीजेस इंपोर्ट। देखिए, हमेशा जीडीपी सही नहीं होता, कभी किसी पॉइंट से अगर आप देखोगे तो जीडीपी नेगेटिव भी होता है। कैसे होता है? अभी सपोज करो कि हाई ग्रोथ रेट हो रहा है, मतलब कि जीडीपी हमारे कंट्री का बढ़ रहा है, तो जीडीपी बढ़ने से क्या होता है कि हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा। हमारा कंजम्पशन बढ़ने का मतलब कि हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए। अगर हमारे पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल्स नहीं है तो हम लोग रॉ मटेरियल्स बाहर से परचेस करेंगे। बाहर से जब हम लोग कोई चीज परचेस कर रहे हैं, मतलब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में हमें उनको पेमेंट करना होगा। आप समझ रहे हो? अगर हम लोग बाहर से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें उनको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट हम लोग जब भी उस पार्टी को करेंगे, बाहर वाले कंट्री को, हमें डॉलर में करना होगा। इसका मतलब कि हमें डॉलर परचेज करना होगा और हमारे कंट्री रुपया को सेल करना होगा। तो जहां पर हम लोग रुपया को सेल कर देंगे, उसके अगेंस्ट में डॉलर को परचेस करेंगे, वहां पर हमारा करेंसी वीक हो जाता है। किसी भी होम कंट्री का करेंसी वीक हो जाएगा जब वो इंपोर्ट ज्यादा करता है। इसी के लिए हमेशा कहा जाता है कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे एक बैलेंस करके चलना है, ताकि आपके करेंसी पर वो इफेक्ट नहीं आए। तो यहां पर हमने दूसरा पॉइंट देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जाता है, जीडीपी, वो भी किस हद तक एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो किसी भी गवर्नमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और उसके जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे हमारे कंट्री में आरबीआई, उसके द्वारा लगाया जाता है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट
वेयर इज मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो बहुत हद तक अभी आप देखते हो कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज लेकर के आते हैं ताकि भाई जो करेंसी का फ्लो है हमारे कंट्री में कि किस हिसाब से उसको कॉन्ट्रैक्शनरी में रखना है या एक्सपेंशनरी में रखना है, ये सभी के सभी मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर में आते हैं। जो रेट होते हैं रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट होते हैं, तो इन सभी का एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पे। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट से क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सचेंज रेट पे? हायर इंटरेस्ट रेट अल्टीमेटली स्लो डाउन इकोनॉमी रिजल्टिंग वीकनिंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द लॉन्ग रन। अभी देखिए हायर इंटरेस्ट रेट, अगर आप इंटरेस्ट रेट अपने कंट्री का बढ़ा देते हो तो वो क्या होगा कि अभी बाहर से कोई कंट्री आपके कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आपके या फिर आपके अपने ही लोग जल्दी पैसा या लोन नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, हायर इंटरेस्ट रेट है। और ये क्या होता है, अभी आप सपोज कीजिए कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उस बिजनेस के लिए आपको लोन चाहिए। आप जाते हो बैंक में, बैंक आपको बोलता है कि मैं आपको 6% इंटरेस्ट पे 25 लाख रुपए का लोन दूंगा। आप खुश हो जाते हैं, भाई ठीक है। यही आप सपोज कीजिए कि बैंक आपको बोल रहा है कि आपको 6% की जगह में अभी आपको 12% लगेगा 25 लाख रुपए का लोन पे, तो आप शायद नहीं लोगे उसको कि पता नहीं मेरा बिजनेस उतना रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो जहां इंटरेस्ट रेट बढ़ गया वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाता है इकोनॉमी में। जिस तरह से आप भी अपना डिसीजन को चेंज कर दिए, उस तरह से लाखों आदमी अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं और वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और यही जा करके हमारा करेंसी को वीकन कर देता है, वीकनिंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द लॉन्ग रन। और ये सेम इफेक्ट पड़ता है जब बाहर से जब कोई फॉरेक्स आता है हमारे कंट्री में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल इशू। ये पॉलिटिकल इशू लगभग आपको सारे कंट्री में देखने को मिलेगा, जहां पर खास करके जो कंट्रीज में गवर्नमेंट अनस्टेबल है वहां पर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो पॉलिटिकल इशू, करेंसी ऑफ कंट्रीज विथ स्टेबल गवर्नमेंट आर स्ट्रॉन्गर देन अनस्टेबल गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो कंट्री चले जाइए जहां पर कि वहां का गवर्नमेंट स्टेबल है। अभी आप सपोज कीजिए कि आप यूएसए चले जाइए, यूएसए में आप देख रहे हो कि हर 4 साल के लिए जब भी प्रेसिडेंट आते हैं वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ का सारा गवर्नमेंट चलता है, पॉलिसीज आते हैं, तो वहाँ का करेंसी आपको हमेशा स्ट्रांग देखने को मिलेगा, डॉलर हमेशा स्ट्रांग देखने को मिलेगा। लेकिन आप जहाँ वैसे कंट्री में जाते हो जहाँ पर आपको थोड़ा सा अनस्टेबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को फील करोगे कि वहाँ का जो करेंसी है वो वीक रहता है उस कंट्री के कंपेरिजन में। ठीक, ये पॉलिटिकल इशू था। टेक्निकल इशू क्या है? टेक्निकल इशू है टू मच गवर्नमेंट कंट्रोल इफेक्ट्स इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ करेंसी। इसका मतलब कि जरूरत से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है अपने कंट्री के जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं या करेंसीज रेगुलेशंस है वो सभी में, तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है उसको हैम्पर करता है। तो ये टेक्निकल रीजंस के अंदर में आते हैं। स्पेकुलेशंस एक तरह का सट्टा बाजार होता है। सट्टा बाजार में मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सट्टा लगाते हैं कि ये कंट्री अभी अच्छा करेगा या इस कंट्री का करेंसी अभी अच्छा करेगा, तो उसके लिए पता चला कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो रातों रात अपने सारे पैसे को शिफ्ट करते हैं दूसरे कंट्री में। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट कर जाता है पूरे के पूरे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पे। तो ये भी हमने कुछ एक पॉइंट को देखा, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट से क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर पॉलिटिकल इश्यूज और टेक्निकल रीजंस क्या होते हैं, स्पेकुलेशंस। अब हम लोग आते हैं एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म रूल। एक्सचेंज रेट्स मैकेनिज्म या रूल्स ये क्या होते हैं? देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा प्लीज ध्यान दें किस चीज को समझिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना, इस पर आपका पूरा का पूरा फॉरेक्स बेस्ड है। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू डेट्स। वैल्यू डेट्स एक्चुअली होते क्या हैं? यहां पर कुछ एक पॉइंट्स, कुछ एक टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रेडी और कैश। क्या होता है ये रेडी और कैश? ये आपको देखिए ये जो पॉइंट है ना, स्पॉट, ये पूरे के पूरे फॉरेक्स में आपको पीछा नहीं छोड़ने जा रहा है। तो फॉरेक्स को अच्छे से समझने के लिए आपको रेडी और कैश और टॉम के बारे में भी बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई वर्ड नहीं है, आप एक बार समझोगे तो आपके दिमाग में ही फिट हो जाएगा। रेडी और कैश क्या होता है? ट्रांजेक्शन टू बी सेटल्ड ऑन द सेम डे। मतलब कि आज सपोज कीजिए कि आज 21 ऑफ अगस्त है और आप आज के दिन ही आप ये ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आज के दिन ही ये सेटल भी हो जा रहा है। आज के दिन सेटल हो गया, इसका मतलब कि ये रेडी या कैश ट्रांजैक्शन आप इसको बोलोगे। वैसे ट्रांजैक्शंस जो सेम डे में सेटल हो जा रहे हैं वो रेडी या कैश होते हैं। ठीक है, रेडी या कैश का मतलब जो सेम डे में, जो ट्रांजैक्शन जो सेम डे में सेटल हो जा रहे हैं, ये हो गया रेडी या कैश। सेकंड में आते हैं टॉम। टॉम अभी जो होता है ना टुमारो, टुमारो, तो उसी तरह से ये एक उसमें से वर्ड सामने आया टॉम। टुमारो से हो गया टॉम, मतलब कि टुमारो मतलब कल। टॉम का मतलब भी जो नेक्स्ट डे में हो रहे हैं। डिलीवरी ऑफ फॉरेक्स टू बी सेटल्ड ऑन द डे नेक्स्ट टू द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब अगर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है 21 ऑफ अगस्त को और सेटलमेंट हो रहा है 22 अगस्त को, तो ये ट्रांजेक्शन को बोलेंगे टॉम।
आज ट्रांजैक्शन हो रहा है और कल उसका सेटलमेंट हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं टॉम। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पॉट। ये मेन है स्पॉट, क्योंकि पूरा का पूरा जो फॉरेक्स चलता है वो स्पॉट के बेसिस में ही चलता है। स्पॉट का मतलब क्या होता है, T+2, मतलब कि आज अगर सपोज कीजिए आज अगर 21 अगस्त है, 22 को नहीं होगा कुछ भी, 23 अगस्त को ये सेटलमेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्पॉट। ठीक है, मतलब कि 2 दिन के बाद, आज ट्रांजैक्शन हो रहा है, कल छोड़ के परसों 2 दिन के बाद T+2 बेसिस में अगर इसका सेटलमेंट हो रहा है तो इसको स्पॉट कहते हैं। और इंटर बैंक रेट्स आर बेस्ड ऑन स्पॉट्स रेट। जो भी इंटर बैंक रेट होते हैं वो स्पॉट्स रेट पे ही बेस्ड होते हैं। ये पूरा का पूरा फॉरेक्स आपका स्पॉट रेट पे चलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि रेडी और कैश क्या होता है, टॉम क्या होता है, स्पॉट क्या होता है। अभी हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब कि डिलीवरी ऑफ क्वांटिटी। देखिए अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि सेम डे का सेटलमेंट हो रहा है तो उसको रेडी या कैश कहते हैं। T+1 को हम लोग टॉम कहते हैं, T+2 को हम लोग स्पॉट कहते हैं। अभी T+2 के बाद किसी भी दिन जब वो सेटलमेंट हो रहा है बियॉन्ड T+2, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शंस फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन प्लेस एट अ डेट फर्दर देन द स्पॉट डेट। स्पॉट डेट के बाद ऑल रेट्स अदर देन स्पॉट रेट्स आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट बिटवीन द कंट्रीज। मतलब कि देखिए फॉरवर्ड क्या होते हैं, एक होते हैं फॉरवर्ड, एक होते हैं फ्यूचर। फॉरवर्ड के केस में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि दो एंटिटी है या 2 इंडिविजुअल है, दोनों ने आपस में डिसाइड किया है कि मैं आपको $1 मिलियन आपसे परचेस करूंगा, और दूसरे जो एंटिटी है वो बोलेगी ठीक है मैं आपको इतना करेंसी दे करके वो मैं आपको बेच दूंगा। तो ये सब कुछ डील हो गया कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको मिलेगा, उसका एक्चुअली वो डॉलर का प्राइस क्या होगा जो उनको पे करना है, सब कुछ फिक्स हो गया है। बस ये है कि ये मैं आज से 3 महीने के बाद इसको लूंगा। मतलब कि स्पॉट T+2 बेसिस के किसी भी दिन के बाद, हो सकता है वो एक हफ्ते के बाद हो सकता है 1 महीने के बाद, हो सकता है 3 महीने के बाद हो, तो इन सभी केसेस को फॉरवर्ड कहते हैं। और फ्यूचर क्या होता है, सेम यही चीज होता है, बस फॉरवर्ड को जब हम लोग ट्रेडिंग मार्केट में ले जाते हैं, जब उसका ट्रेडिंग हो जाता है तो उसको फ्यूचर कहा जाता है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है फॉरवर्ड और फ्यूचर में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा क्विक रिवीजन। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चीज को बहुत अच्छे से कवर किए हैं। एक तो है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जो फेमा के अंडर 1999 में डिफाइन किया गया है। क्या होता है, जितने भी डिपॉजिट्स क्रेडिट्स होते हैं एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन INR, इंडियन रुपी में होते हैं, लेकिन पेबल उनको फॉरेन करेंसी में होना है। वैसे होते हैं जो कि एक कंट्री के एक करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे कंट्री के दूसरे करेंसी से। ठीक है, फिर हम लोग फॉरेक्स मार्केट उसका प्लेयर्स को देखे हैं। फॉरेक्स मार्केट कितना विशाल है वो भी हम लोग जाने हैं। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, मर्चेंट्स क्या होते हैं, मर्चेंट बैंक्स क्या होते हैं, इंटर बैंक पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। उसमें भी 2 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं, मर्चेंट ट्रांजेक्शंस और इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। अभी फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। BOP क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, GDP कैसे इफेक्ट करता है। फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को। पॉलिटिकल इश्यूज क्या होते हैं, टेक्निकल रीजंस क्या होते हैं। अभी साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ये जो कंसेप्ट होता है वैल्यू डेट का वो क्या होता है। रेडी और कैश क्या होते हैं जो सेम डे को सेटलमेंट होते हैं। टॉम जो T+1 में आज हुआ है लेकिन कल सेटलमेंट हो रहा है। स्पॉट जो पूरे के पूरे फॉरेक्स का ट्रांजेक्शन चलता है वो स्पॉट पे ही डिपेंड करता है जो T+2 पे चलता है। फिर फॉरवर्ड होता है, सारा सब कुछ फिक्स हो जाता है कि किस रेट पे हमें सेल करना है या परचेस करना है। लेकिन ये T+2 के बाद किसी दिन में होता है, हो सकता है 1 महीने के बाद, हो सकता है 2 महीने के बाद। ये जो भी ट्रांजेक्शन होता है ये फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होता है। तो हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारे चीज़ों को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे टॉपिक को, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करें। फिर हम लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोटेशंस को देखना बाकी है। एक्सचेंज रेट में क्या क्या चीज़ होते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। आर्बिट्रेज क्या होते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट्स क्या होते हैं। तो हम लोग आने वाले वीडियो में इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।